ठीक आ रहा है सर वीडियो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, my name is Mohammad Faraz Khan and I'm the faculty of chemistry. I have an experience of 10 to 12 years of teaching chemistry from 9 to 12. So today we discuss about a chapter, that is the name of the chapter is the structure of atom. The structure of atom is a very important chapter of chemistry of class 9th. And First we discuss about basic things of this chapter. हमें सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पढ़ने से पहले हमें किसी भी चीज के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए कि हम उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं और कितना डीपली हमें उस चीज़ की जानकारी है। उस जानकारी को समझने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि पहले हमें चैप्टर का मतलब समझना चाहिए। तो देखिए आपका चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले चैप्टर आपका क्या कहना चाह रहा है, फिर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर सबसे पहले ये कहना चाह रहा है कि लिखा है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मींस हमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं एटम्स के उनके बारे में यहां पर स्टडी करना है। सॉरी, स्ट्रक्चर्स जितने भी दिए गए हैं, जितने भी साइंटिस्टों के द्वारा, जितने भी साइंटिस्टों ने अभी तक जितने भी एटम्स के ऊपर स्ट्रक्चर दे दिए हैं, उन स्ट्रक्चर की बेस्ट से बेस्ट स्टडी हमें जो करना है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटमिक स्ट्रक्चर, कुछ भी आप कह लें, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत बच्चे एटमिक स्ट्रक्चर जो भी मतलब कहना चाहें आप वो कह सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं एटम। वर्ड क्या आया है? एटम। ठीक है, तो एटम जो वर्ड है वो वर्ड आया है, एक वर्ड से आया है एटमोस। एटमोस से आया है, जहां पर एक का मतलब होता है अनकटेबल, जो चीज को काटा ना जा सके, और यहां टम मीन्स क्या होता है? पार्टिकल। टम मीन्स क्या होता है? पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पार्टिकल जिसको काटा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, ऐसे पार्टिकल्स का नाम होता है एटम। और एटम को ही हम क्या मानते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। ब्लॉक ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड मैटर। तो दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, और दुनिया में जो भी चीज़ बनी हुई है वो सभी चीज़ों से, सभी चीज़ें एक ही चीज़ से मिलकर बनी हुई है, जिसका नाम हम पढ़ते हैं बड़े ही खूबसूरत तरीके से एटम। और ये वर्ड एटमोस से आया। हमारे महर्षि कनद थे, वो इसे परमाणु कहा करते थे। ठीक है, कई साइंटिस्ट उसे कई कई भाषा में कहा करते थे। और हमें उस लेवल से पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि हमें बिल्कुल नहीं आता, उस लेवल से हमको स्टडी करना है। तो एटम्स आया। अब एटम्स जो है हमारे, वो हमारा जो है ना एटम, वो तीन पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ। दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकंड वन इज नोन एज द प्रोटॉन्स, एंड थर्ड वन इज नोन एज द न्यूट्रॉन। पहली चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और तीसरी चीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। अब हम इसको थोड़ा सा और डीपली में समझेंगे। आपका जो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझाया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सब चीजें जो है ना वो किससे आई हुई हैं? एटम से आई हुई। एटम ने इन सब चीजों को दिया है।
और इन तीनों चीज़ों का नाम होता है, इन तीनों चीज़ों को अगर हम बोलें तो इसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब एटम्स अगर टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही होगा। अब बात आती है कि चार्जेस की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो होता है। ये बात समझ में आ गई? ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ये कि अजम्पशन है, हमने किसी को देखा तो है नहीं, हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ों को प्रूफ करा था, ठीक है। मगर एक्चुअली में एक हम अजम्पशन लेते हैं कि कोई चीज़, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है इन कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन के। और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव है किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के। अगर आप देखें, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की थोड़ी सी बात करें तो ये मान लीजिए हमारा एटम है, दिस इज द एटम, और अंदर जो कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होता है वो, उसमें दो चीज होती है बेटा, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होता है? इसकी चक्कर लगाता है ना? ये हमें पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या लगा रहा होता है? इसकी चक्कर लगा रहा होता है। अब इस कंसंट्रेटेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं बेटा। और न्यूक्लियस किसका कॉम्बिनेशन है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का है। और इस चीज को जो आप गोल सा चक्कर देख रहे हैं ना बेटा, ये राउंड सा है, इसे बोलते हैं शेल, या किसी को बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। शेल और ऑर्बिट। और इसमें जो रिवॉल्व करता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट बोल देंगे हम आसानी से। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा? ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो अपने एक फिक्स पाथ पे करेगा, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बात है कि अब मेरा एक क्वेश्चन है इसमें से, फिर मैं और हम डीपली जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि आपके घर में मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, समझिए आप बात को, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। आपके घर में कोई फंक्शन है, एक आपके पास बिल्कुल हट्टा कट्टा इंसान बैठा है और दूसरा बिल्कुल कमजोर सा बैठा है, ठीक है। आप वर्क किससे कराएंगे? तो ऑब्वियसली सी बच्चों से मैंने पूछा कि भाई वर्क हमें किससे कराना चाहिए, तो सभी बच्चे बोले सर हट्टे कट्टे से कराएंगे ना, हट्टे कट्टे से कराएंगे क्योंकि वो ताकत उसमें सबसे ज्यादा है। हमने कहा अच्छा, फिर हमें वर्क किससे नहीं कराना चाहिए? तो बच्चों ने बोला कि भाई कमजोर जो बच्चे हैं या जो कमजोर इंसान है उससे हमें वर्क नहीं कराना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज है तो उससे हम क्या मान रहे हैं? वीक मान रहे हैं ना, वीक मान रहे हैं। और कोई अगर प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है उसे हम क्या मान रहे हैं? पावरफुल मान रहे हैं। अब देखिए साइंटिस्टों का भी अलग कहानी है अपनी, पावरफुल को बीच में बैठाए हैं और कमजोर से काम करा रहे हैं। या तो फिर साइंटिस्ट को जानकारी नहीं थी या फिर रिसर्च वालों में कोई कमी नहीं रही। अब एनसीईआरटी ने अगर कहीं लिखा है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो फिर लगाता ही है, और प्रोटॉन अंदर बैठता है न्यूट्रॉन के साथ तो फिर बैठता ही है। इसमें कहीं ऐसा ए फॉर दैट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है साइंस में। कुछ फैक्ट्स है, बस उस फैक्ट्स के पीछे जाना है हमें। जो मतलब फ्रंट में हमने जो बात को हमने अपनी समझा रहे हैं ना लोग, जो हमें पेपर पे दिखता है उसके पीछे की कहानी भी होती है। ऐसा नहीं है किसी भी चीज को लाए और आप पेपर पे छाप दिया और आपकी बात इतनी आसानी से मान ली जाएगी। केमिस्ट्री में कोई भी बात को मनाने के लिए हमें IUPAC लेवल तक जाना पड़ता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर वो आपकी बात को बिल्कुल तथ्य और फैक्ट्स सही मानती है तभी हम किसी चीजों को आगे बढ़ते हैं। चलो हम फिर अपने टॉपिक पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही कमजोर चीजों से की क्यों चक्कर लगवा रहे। हम प्रोटॉन से भी तो चक्कर लगा सकते हैं ना, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, पावर ज्यादा है, मास ज्यादा है। या बेचारे इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, हमारा क्या है बेचारा, एक तो माइनस में है, पैसे ही कमजोर है, ठीक है, हल्का भी है, प्रोटॉन के कंपैरिजन में हल्का भी है, और क्या है क्या है, कमजोर भी है। तो हम बेचारे कमजोर से क्यों मतलब मदद करा रहे हैं?
उससे काम करा रहे हैं, उससे लगातार काम देते चले जा रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स को दिक्कत नहीं होती होगी? कभी किसी साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा था? तो नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो बच्चे कह रहे हैं, फिर बच्चों ने कहा कि सर अभी आपने तो कहा था कि प्रोटॉन से वर्क कराना चाहिए, अब आप प्रोटॉन को अंदर बिठाए और इलेक्ट्रॉन से वर्क करा रहे हो। देखो बेटा क्या चीज़ होती है, हमारे पास दो चीज़ें हैं। अगर मैं इसी चीज़ को एक दूसरे पैमाने पे ले जाऊं, तो आप देखिए आपके पास दो, एक रेस है, एक बिल्कुल पतला बंदा है दौड़ने के लिए, एक बिल्कुल हट्टा कट्टा है। अब उसको अगर आप दौड़ाओगे तो सबसे पहले कौन दौड़ेगा? सबसे तेज कौन दौड़ सकता है? फास्ट कौन पहुंच सकता है? फिनिश लाइन के करीब कौन पहुंच सकता है? कमजोर इंसान, जो पतला सूखा है। और जो मोटा इंसान होगा वो क्या होगा? उसके अंदर पोटेंशियल तो होगा, मगर काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी वो वीक होगी, थक जाएगा बहुत जल्दी। अगर उससे कहें कि राउंड काटना है आपको बार बार, तो क्या होगा? तो वो नहीं काट पाएगा, उतनी पोटेंशियल उसमें है ही नहीं। ठीक है, मगर ये क्या करेगा? हल्का होने के कारण जल्दी जल्दी काट लेगा। तो राउंड तो ये भी काटेगा और राउंड ये भी काटेगा। बात ये है, जल्दी कौन काटेगा? जल्दी कौन सा काटेगा? इलेक्ट्रॉन काटेगा ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होने के कारण जल्दी जल्दी घूम सकता है, जल्दी जल्दी सर्किट में, सर्किट डायग्राम्स में फ्लो हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जल्दी ट्रेवल कर सकता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। अब सोचो आपने यहाँ स्विच ऑन करा, अब बैठे हैं 1 घंटे तक, पता चला प्रोटॉन के अगर सहारे रहे हम, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आने में समय ही लग जाएगा। ठीक है ना? तो हम ये कारण है कि हम प्रोटॉन को अंदर रखें और इलेक्ट्रॉन से क्या करा रहे हैं? जल्दी जल्दी वर्क करा रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन हल्का, इलेक्ट्रॉन हल्का होने के कारण रिवॉल्व बहुत फास्ट करेगा, और प्रोटॉन भारी होने के कारण रिवॉल्व देर कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, समस्या हो जाएगी, फिर हमारा चार्ज जो फ्लो होने वाला है उसको तो बहुत समय लग जाएगा। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन से हम क्या करा रहे हैं, उसको हम रिवॉल्व करा रहे हैं, और प्रोटॉन को हम क्या रखे हैं? न्यूक्लियस के अंदर फिक्स करके रखे हैं। अब हम क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटॉन को क्यों रखे हैं, इलेक्ट्रॉन के क्यों नहीं रखे हैं? कहते जो मास है इलेक्ट्रॉन का, जो मास है, ठीक है, वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में, वो इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना कम होता है। किसके कंपैरिजन में? अगर हम कंपैरिजन कहें प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो ज्यादा होता है। अब प्रोटॉन का मास अगर ज्यादा होता है तो कोई चीज को वो अपनी तरफ घसीट लेगा ना, खींच के रखेगा। और चार्ज दोनों का जो होता है ना वो सेम होता है। आप समझिए, जो प्रोटॉन का चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज हरदम कैसा होगा? इक्वल होगा, चार्ज सेम होगा। चार्ज सेम होने की वजह से ये एक दूसरे अपनी जगह से नहीं हिलते, ये एक फिक्स ऑर्बिट पर घूमते रहते। ठीक है, और मास अच्छा होने के कारण क्या होता है ना, मास अच्छा होने के कारण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको जो है ना, इलेक्ट्रॉन को ये थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करा रहता है। तो कोई भारी चीज ही कोई हल्की चीज को बांध कर घुमा सकती है, कोई हल्की चीज भारी चीज को बांध कर नहीं घुमा सकती बेटा। तो आप समझ रहे हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्या है? तो वो कॉन्सेप्ट जो है कि उसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ प्रोटॉन। अब क्या होता है, अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई न्यूट्रॉन अंदर क्यों है, अब बाहर क्यों नहीं है, इसके ऊपर तो चार्ज नहीं है। तो क्या होता है, एक स्टिकी मास होता है न्यूट्रॉन में। ठीक है ना? तो जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसी वजह से जो है ना, जो मास वाली चीजें हैं वो एक जगह कंसंट्रेटेड होकर एक जगह बैठी हुई हैं, और जब ये कंसंट्रेटेड हो जाती हैं, इसी चीज को हम पार्ट को हम न्यूक्लियस कहने लगते हैं। ठीक है, तो आगे हम रदरफोर्ड की डिस्कवरी में पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ था। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें चीजें समझ में आने लगी हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और इसको और डीपली हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और डीपली स्टडी कर रहे हैं, तो डीपली में भी हमें कुछ चीज़ों को और समझना होगा। अब हमें क्या समझना होगा कि हमने मान लिया कि सब चीज़ें ये है हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब क्या होता है, अब हम यही स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, प्रोटॉन, दैट इज ऑन द न्यूट्रॉन, एंड दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस। ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे शेल्स होते हैं, आप देखते हो ऐसे, ऐसे शेल्स होते हैं ये। ठीक है ना, ये होते हैं। तो आप छोटे बच्चे क्या करते हैं, ये इसको बोलते हैं के शेल, दैट इज द एल शेल। ठीक है, दैट इज द एम शेल। तो ठीक है, ये हमारे सब क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, दैट इज द शेल। या हम इसे बोलेंगे ऑर्बिट्स। ठीक है, आप इसे क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। ठीक है, चलिए आपने ऑर्बिट बोल दिया या शेल बोल दिया। और इस शेल और ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं हमारे भाई साहब, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो यहाँ पे घूमा घूम मचा रहे हैं। ठीक है ना, खूब टहल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ टहल रहे हैं, वहाँ टहल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो जा रहे हैं।
अब मेरा कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो मुझे ये बताओ, ऑर्बिट अगर इस पार्ट को कह रहे हो आप, तो मेरा एक क्वेश्चन है, फिर ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिट अगर ये पार्ट है तो ऑर्बिटल फिर क्या है? आप जानते हैं क्या? क्योंकि जब तक हमें ऑर्बिट और शेल की जानकारी नहीं होगी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को हम कैसे पढ़ेंगे? तो मेरा बात सिर्फ इतना सा है पूछने की कि ऑर्बिटल क्या है इसमें, या ऑर्बिटल, आप जो भी बोले, क्या होता है ऑर्बिटल? अब ऑर्बिटल क्या होता है, आप सोचिए जरा, और आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपने पढ़ा है तो फिर ऑर्बिटल के बारे में भी आपने पढ़ना ही होगा हमें। ठीक है, तो ऑर्बिटल सुन लीजिए क्या होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के चांसेस ज्यादा हों, ये क्या है? ऑर्बिट। ठीक है, ये क्या है? ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में मान लीजिए कि ये एक ऐसी जगह है, ये जहां मैं गोला लगा रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो हम कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हों, उस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। शेल का वो पार्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ऑर्बिट के उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? ऑर्बिट का वो पार्ट, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और इंट्रो में आते हैं इसके। अब हम इंट्रो में थोड़ा सा आते हैं कि सबसे पहले एटम जो था हमारा, उसमें हमारे भाई साहब जॉन डाल्टन का बहुत अधिकार है। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे हमारे। क्या थे? जॉन डाल्टन। ठीक है, proposed in 1808, in 1808, 1808 की कहानी है कि जो डाल्टन थे, उन्होंने सबसे पहले इसे इंडिविजिबल पार्टिकल बोला था। पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर्स। जॉन डाल्टन 1808 में समझाने वाले पहले साइंटिस्ट थे कि जो एटम होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है सभी मैटर्स का। ठीक है ना, कोई भी मैटर जो है ना, इसी इंडिविजुअल एटम से मिलकर बनेगा। अब ये समझ में नहीं आता कि ये कहते भी थे या लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब ये चीज़ों को हमें थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है ना, कि ये मतलब कहा भी जा रहा है या एक्चुअली में ऐसा है या नहीं है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन ये आ रहा है कि आज तक एटम को रिप्लेस क्यों नहीं कर पाया कोई? एटम को रिप्लेस क्यों नहीं कर पाया? तबकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो आपने पहले ही खोज लिए ना। भाई चलिए मान लीजिए उस टाइम नई डिस्कवरी हुई थी, अब हो गई, फिर एटम को अभी भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका कारण है भाई, इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस को शो नहीं कर पाएगा अकेले। किसी भी मैटर को बता नहीं पाएगा, ना तो प्रोटॉन बना पाएगा ना तो न्यूट्रॉन बना पाएगा। ये तीनों ही जो है ना, इसकी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस का मतलब है ये अकेले होकर कभी किसी मैटर को
प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कभी किसी चीज को नहीं बना सकते, इनको आपस में जुड़ना ही होगा, तब जाके ये बनेंगे एटम, और एटम जो है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाएगा। तो बच्चों इसी वजह से एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक नहीं कोई साइंटिस्ट रिप्लेस कर पा रहा है, क्योंकि भले ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं मगर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी जाएंगे, मान लीजिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट भी गए, तो ये इनों में अकेले इतनी क्षमता नहीं है कि ये किसी मैटर को एग्जिस्ट करा लें अपने दम पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमें किसी भी चीज़ को जब पढ़ना है तो हमें बिल्कुल मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन से पढ़ना है, और हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन इतना अच्छा होना चाहिए और बेसिक नॉलेज इतनी अच्छी होना चाहिए कि आने वाला जो टॉपिक्स है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से हमारे लिए कवर हो जाएगा। तो एटम्स को हम सबसे पहले समझ गए, ठीक है। अब एटम्स की एटॉमिक जो रेडियस होती है, ठीक है, वो कितना होता है? तो एटॉमिक का जो रेडियस होता है वो एटम की जो एक एटम की जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस रेडियस वो कितनी होना चाहिए? आप जानते हैं एक एटम की रेडियस कितनी है? एक एटम की जो रेडियस है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। और लगभग लगभग ये 1 एंगस्ट्रॉम भी होता है। अब 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 10⁻⁻10। ठीक, तो इस बात को समझ लीजिए कि कुछ बेसिक्स यूनिट्स हैं जो हमें क्या है पहले के लोग नहीं पढ़ाते थे, ठीक है, अब पढ़ाई जाती है। अब रेडियस जो है न्यूक्लियस की, ठीक है, अगर हम बात करें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई जो हमारा है, ठीक है, नियरली 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जानकारी हमें होना चाहिए, नहीं सीनियर क्लासेस में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर आती हैं। और कभी कभार हम 10⁻⁸ को नियरली 1 एंगस्ट्रॉम के कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, मगर 1 एंगस्ट्रॉम की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻10 होती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, हमें जब तक हमें बेसिक्स नहीं आएंगी, ठीक है, ठीक। अब रेडियस ऑफ एटम को अगर हम कॉन्सेप्ट में लाएं, मतलब रेडियस ऑफ एटम की अगर हम सही बात करें, तो रेडियस ऑफ एटम जो है हमारा, अब फिर से लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसका तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि जो रेडियस ऑफ एटम है हमारा वो किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ एटम है जो, वो किसके बराबर होगा? 10⁵ बच्चों किसके बराबर होगा? जल्दी से बताइए। 10⁵ इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, 10⁵ इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई की रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम इतना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम है तो आगे की चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी, ठीक। बात समझ में आ गई? ये बात जो मैंने आपको समझा रहा हूँ मैं, ये समझ में आ गया ना? तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम फिर नेक्स्ट पार्ट को समझें।